मैं गॉब्लिन स्लेयर नहीं हूँ। अध्याय 40। चित्र पुस्तिका में एक आश्चर्य। वालेंसिया गांव के एक सस्ते सराय में रात बिताने के बाद अगली सुबह सभी लोग पूरी तरह से तैयार होकर गांव के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुए। वालेंसिया गांव एक छोटी बस्ती थी जिसकी आबादी कम थी। फलों के बाग चलाने के अलावा इसका मुख्य काम कभी कभार आने वाले कारवां और काफिलों के लिए आराम करने की जगह के रूप में सेवा करना था। गांव के मुखिया के अनुसार बहुत से युवा काम और जीवन के लिए ग्ररॉक शहर या उससे भी दूर बेरी सिटी के जंगल शहर में चले गए थे। स्लाइम्स के इस समूह ने गांव के कई फलों के पेड़ों को पहले ही नुकसान पहुंचाया है। कृपया उन गंदे धब्बों को खत्म करने में हमारी मदद करें। गांव के मुखिया के याद दिलाने पर समूह ने हार्वेस्ट ऑर्चर्ड के बाहर खोज शुरू की। स्लाइम्स के साथ लड़ाई में शामिल होने से पहले उन्हें ढूंढना एक चुनौती थी। चूंकि बाग काफी बड़ा था, इसलिए सभी को पहले दो दो की टीमों में बंटना पड़ा। तलवारबाज और पुजारी, लेविन और तीरंदाज, और गॉस और बदमाश प्रशिक्षु मेवा इस तरह के खोज कार्य में बहुत कुशल थी। जैसे ही वे चले, वह फुर्तीले कदमों से आगे बढ़ी, बाग में हर जगह संभावित स्लाइम के निशानों की तलाश करने लगी। स्लाइम अपने पीछे स्लाइम का अवशेष छोड़ जाते थे, हालांकि यह सूरज उगने के बाद जल्दी वाष्पित हो जाता था। मेवा ने कहा कि ध्यान से देखने पर अभी भी एक हल्की परावर्तक आभा देखना संभव था। मेवा रास्ते में सुरागों की तलाश कर रही थी, जबकि गॉस ने पहरेदारी का काम संभाला। हड्डी का डंडा हमेशा उसके हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। हड्डी का डंडा द्वारा प्रदान किए गए तेजी से मंत्र डालने के बोनस के साथ उसे विश्वास था कि अगर राक्षस दिखाई भी दिए तो वह राक्षसों के हमला करने से पहले मैजिक मिसाइल लॉन्च कर सकता था। ये वह आत्मविश्वास था जो डंडा उसे देता था। हालांकि यह मैजिक मिसाइल का एक कमजोर संस्करण था, फिर भी यह गोबलिन जैसे प्राणियों को आसानी से एक ही झटके में मार सकता था। अब वह कमजोर मैजिक मिसाइल को 3 बार डाल सकता था, इसलिए जब तक वे दुश्मन के मुख्य अड्डे में सीधे नहीं घुसते तब तक वे दोनों बहुत सुरक्षित थे। कुछ मिला। कुछ दूरी तक चलने के बाद गॉस ने देखा कि मेवा एक बाड़ के सामने सामान्य से अधिक समय तक रुकी हुई थी और उससे पूछने के लिए उसके पास गया। हाँ, यहाँ निशान है जहाँ स्लाइम रगड़ते हुए गए हैं। दिशा से पता चलता है कि वे उस तरफ जा रहे हैं। मेवा बाड़ पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए नीचे बैठी, फिर आगे देखा। इतनी तेज नज़र। गॉस भी देखने के लिए नीचे बैठा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ये केवल कहा जा सकता है कि एल्फ स्वाभाविक रूप से तीरंदाज पैदा होते हैं। यहाँ तक कि मेवा, जिसकी एल्फ की पतली वंशावली थी, की भी सामान्य लोगों की तुलना में बेहतर नज़र थी। एक सच्चे एल्फ की दृष्टि कितनी तेज होगी, जैसे बाज की आंखें। गॉस मेवा के पीछे और आगे बढ़ा। इस दौरान मेवा चर्मपत्र के एक टुकड़े पर लिखती और चित्र बनाती रही, जानकारी दर्ज करती रही। आखिरकार उसने ऊपर देखा। चलो वापस चलते हैं और पहले लेविन और बाकी लोगों के साथ फिर से मिलते हैं। ठीक है। भले ही उन्हें स्लाइम के निशान मिल गए थे, न तो मेवा और न ही गॉस आगे खोज करना चाहते थे। इस मिशन में सुरक्षा सर्वोपरि थी। सहमत हुए मिलन स्थल पर लौटकर उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। अन्य 2 टीमें भी धीरे धीरे लौट आईं, लेकिन उनकी अभिव्यक्तियों को देखकर लगा कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया था। सौभाग्य से वे इस खोज के लिए मुख्य बल नहीं थे। जब सभी को पता चला कि गॉस और मेवा को स्लाइम के निशान मिल गए हैं, तो सभी ने राहत की सांस ली। ये सब तुम पर निर्भर करता है, मेवा। सौभाग्य से हम सूरज निकलने से पहले जल्दी आ गए थे, नहीं तो निशान पूरी तरह से गायब हो जाते। मेवा ने श्रेय नहीं लिया। इकट्ठी हुई टीमें उस दिशा की ओर बढ़ने लगी जो गॉस और मेवा ने पाई थी। रास्ते में लेविन हर किसी को लड़ाई के दौरान अपने छोटे लकड़ी के ढालों का उपयोग करके रोकने की याद दिलाता रहा। हालांकि स्लाइम कम स्तर के राक्षस थे, अगर उनका स्लाइम त्वचा को छूता तो इससे कई दिनों तक जलने वाला दर्द होता था। अगर वे पीड़ित नहीं होना चाहते थे तो उन्हें लड़ाई के दौरान सावधान रहना था। गॉस चुपचाप सुनता रहा। उसके विचार से लेविन उसकी तरह एक ढाल धारक के रूप में जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना रखता था। साथियों के लिए उसकी सुरक्षा और निर्देश बहुत पूरी तरह से थे, लगभग एक पुरुष मां की तरह। क्या यह एक संयोग नहीं हो सकता था? क्या ये था कि वह अवचेतन रूप से एक ढाल धारक की जिम्मेदारियों के अनुरूप हो रहा था, या क्या ये पेशा ही उसे सूक्ष्मता से प्रभावित कर रहा था क्योंकि वह ढाल के कौशल का अभ्यास करता था? उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसे अपने पेशे और रास्ते की गहरी समझ थी। शायद ये केवल एक साधारण स्तर का उन्नयन नहीं था। जंगलों से गुजरते हुए पैरों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे नम होती गई। आखिरकार एक दूर की कीचड़ वाली नाले के पास समूह ने दूर से अजीब जीवों का एक छोटा समूह देखा जिनका कोई निश्चित आकार नहीं था और स्लाइम जैसे शरीर थे।
उनके शरीर चमकीले हरे थे, कीचड़ में लिपटे हुए, कीचड़ में उछल कूद रहे थे। गॉस के पिछले जीवन के एनिमेशन के प्यारे स्लाइम्स के विपरीत ये स्लाइम आकर्षक नहीं थे। उनके नर्म, चिपचिपे, अर्ध पारदर्शी मोटे शरीर के अंदर तरह तरह की अजीब चीजें भरी हुई थीं, टहनियाँ, बिना पके फलों का गूदा, पत्थर और विभिन्न अजीब वस्तुएं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्लाइम छोटे नहीं थे, वे कई दर्जन सेंटीमीटर के आकार के थे और प्रत्येक उछाल 1 मीटर से अधिक दूरी तय कर सकती थी। इसलिए उनके आंदोलन सुस्त नहीं थे, अगर सावधान न रहें तो साधारण लोग आसानी से गिराए जा सकते थे। अगर कई स्लाइम्स से घिर जाएं, तो कोई उनके पाचन सामग्री बनने का जोखिम उठा सकता था। कुल 25। गॉस ने मेवा की गिनती सुनी और थोड़ा उत्साहित महसूस किया। उसके लिए ये छोटे राक्षस जो झुंड में रहना पसंद करते थे, मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में कुल राक्षस मारने की संख्या जमा करने के लिए सबसे अच्छा चारा थे। उसके कुल राक्षस मारने की संख्या 50 में से 23 तक पहुंच गई थी। अगर वे स्लाइम्स के इस समूह को खत्म कर सकते तो अगला इनाम चरण बस एक कदम दूर होता। दुर्भाग्य से यह असंभव था। उन्होंने जानबूझकर लड़ाई के दौरान मारने से परहेज किया था, उनकी टीम की ताकत अभी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्य से गॉस का आज का मुख्य लक्ष्य मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में स्लाइम को मारने की प्रविष्टि को ताज़ा करना था। क्या हम कुछ को चारा देकर बाहर निकाल सकते हैं? गॉस को याद आया कि पिछले एक मिशन में उन्होंने पहले 6 गोबलिन को बाहर निकाला था और उन्हें जाल से आसानी से मार दिया था। शायद नहीं, लेविन ने सिर हिलाया और समझाया। इन स्लाइम्स की सूजी हुई अवस्था को देखते हुए वे जाहिर तौर पर भरे हुए हैं। इस समय उन्हें उनके निवास स्थान से बाहर निकालना मुश्किल है। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हर कोई सावधान रहे। सौभाग्य से स्लाइम उनके समूह के लिए बहुत मजबूत विरोधी नहीं थे। अगर वे उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे और कुछ को सीधे खत्म करना पड़ता था, तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, बस अधिक प्रयास की जरूरत थी। ओलिवर, मेवा, गॉस, तुम तीनों जिनकी दूर से हमला करने की क्षमता है, पहले हमला करने की तैयारी करो। लेविन ने टीम में उन तीनों का नाम लिया जिनके पास दूर से हमला करने के तरीके थे। वे सभी रेंगते हुए करीब आए। स्लाइम अभी भी उन्हें देख नहीं पाए थे। लगभग 20 मीटर दूर वे रुक गए। गॉस, तीरंदाज ओलिवर और मेवा ने अपने एक हाथ वाले क्रॉसबो के साथ नजरें मिलाईं। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। गॉस स्वाभाविक रूप से मैजिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया। वह वास्तविक युद्ध में मैजिक मिसाइल का अभ्यास करने का मौका कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि यह मंत्र आपात स्थितियों के लिए रखी गई टीम का तुरुप का पत्ता था। अगर वह इसे कभी इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी दक्षता में सुधार नहीं होगा। उसकी नज़र उस कीचड़ पर टिकी थी जहां 2 या 3 स्लाइम एक साथ हडल थे, लगातार एक दूसरे से रगड़ रहे थे। तुम हो। गॉस, ओलिवर और मेवा ने कोई ओवरलैपिंग हमले न होने की पुष्टि करने के लिए इशारा किया। धनुष मुड़ा और तीर चढ़ाया। ट्रिगर खींचा। गॉस ने एक साथ हड्डी का डंडा उठाया। तीनों ने एक साथ हमला किया। फूश फूश श्रिंग। 3 भेदी आवाजें हवा को चीरती हुई गईं। सबसे तेज मैजिक मिसाइल थी। पहले से ही अविश्वसनीय रूप से तेज मिसाइल ने डंडे के बोनस के साथ और भी तेज रफ्तार पकड़ी। गॉस ने ध्यान केंद्रित किया और फिर से एक निम्न स्तरीय बुलेट टाइम अवस्था में प्रवेश किया। मैजिक मिसाइल ने ठीक उसी पल मारा जब 3 स्लाइम एक तरफ से पंक्तिबद्ध थे। बैंग बैंग बैंग। 3 कुरकुरी आवाजें गूंजी क्योंकि मैजिक मिसाइल ने 3 स्लाइम्स के कोर को लगातार भेदा। वे आखिरकार कीचड़ में गिर गए। कीचड़ और पानी कई मीटर दूर तक छींटे। 2 तीर फूश की आवाज के बाद हवा को चीरते हुए गए, पतले निशान छोड़ते हुए, और फिर सटीक रूप से शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार के 2 स्लाइम्स के कोर में घुस गए। छपाका। छेदित कोर वाले स्लाइम तुरंत पिघल गए। उनका स्लाइम और कीचड़ एक में मिल गया। स्लाइम की संख्या 5। स्लाइम किल तारांकन 3। कुल राक्षस मारे गए 26। शीर्षक प्राप्त स्लाइम हंटर। ये शीर्षक इस प्रजाति की हत्या की संख्या बढ़ने के साथ अपग्रेड होता है। वर्तमान प्रभाव भयभीत करना। जब सक्रिय होता है तो ये 3 मीटर के दायरे में स्लाइम्स को मानसिक रूप से भयभीत करता है, जिससे 0.5 से 1 सेकंड का भीड़ नियंत्रण होता है। इस क्षमता को उपयोग के बीच एक कूलडाउन की आवश्यकता होती है। साधारण राक्षस प्रकार एकत्र किए गए जोड़ 1। नोट: जब कुल 5 प्रकार तक पहुंचता है तो आप इन 5 राक्षसों में से एक कमजोर प्रतिभा क्षमता को यादृच्छिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिभा जितनी कमजोर होगी, चुने जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अध्याय 41। दुश्मन को कमजोरी दिखाना। अचानक हुए हमले ने एक समय शांत स्लाइम कबीले में तुरंत अराजकता फैला दी। पफ 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 पफ।
अपने साथियों की अचानक हुई मौत से डरकर घबराए हुए स्लाइम ने आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी और कीचड़ भरी जमीन पर बेतहाशा उछलने लगे। जब वे नीचे उतरते तो उनके जिलेटिनस शरीर कीचड़ भरे पानी में गिरते और लगातार पफ पफ की आवाज़ करते। कुछ देर के लिए पूरा गंदा कीचड़ का गड्ढा उबलता हुआ लग रहा था। एक दूसरे की भावनाओं से प्रभावित होकर स्लाइम बेचैन और उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने शरीर के दोनों ओर स्थित दो गोल काली पुतलियों का उपयोग करके लगातार दुश्मनों को खोजना शुरू कर दिया। गाउस का छिपने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय वह स्लाइम को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था और अपने दिमाग में स्लाइम के बारे में यादें ताज़ा कर रहा था। कहा जाता है कि स्लाइम जैसे निचले स्तर के राक्षस भी मजबूत व्यक्ति पैदा कर सकते हैं। कुछ में जादुई शक्ति को महसूस करने की क्षमता होती है, जिससे वे बिना देखे दूर से ही दुश्मनों को खोज सकते हैं। जादू महसूस करने के अलावा अफवाहें थीं कि कुछ उन्नत स्लाइम मंत्रोच्चार, आकार बदलने, ऊर्जा अवशोषण, विशालता, समलन और अन्य शक्तिशाली क्षमताओं में भी महारत हासिल कर सकते हैं। कुछ एडवेंचरर्स ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने ड्रैगन से भी मजबूत स्लाइम देखे थे। हालांकि क्या स्लाइम प्रजातियों की क्षमता वास्तव में ड्रैगन को पार कर सकती है? ज़्यादातर लोग ऐसी झूठी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। वर्तमान में स्लाइम का ये समूह सिर्फ सबसे कमज़ोर साधारण म्यूकस स्लाइम था। नंगी आंखों से देखने के बाद एक विद्रोही स्लाइम ने गाउस और उसके दो साथियों की स्थिति का पता लगा लिया। कोई नहीं जानता कि उन्होंने एक दूसरे को जानकारी कैसे दी, लेकिन जल्द ही लगभग सभी स्लाइम ने उनकी ओर मुड़कर देखा। शायद दुश्मन की कम संख्या को महसूस करते हुए स्वाभाविक रूप से कमज़ोर को तंग करने वाला स्लाइम कबीला संक्षिप्त बातचीत के बाद तुरंत आगे बढ़ा। पफ 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 पफ, सभी स्लाइम उत्सुकता से तीनों की ओर उछले। 20 म्यूकस राक्षसों ने एक जोरदार और प्रभावशाली दृश्य बनाया। ये देखकर गाउस और अन्य दो शांत रहे और हमलों की दूसरी लहर के लिए तैयार हो गए। उन्होंने धनुष खींचे, तीर चलाए और छड़ी घुमाई। दूर से होने वाले हमलों का एक और दौर शुरू हुआ। हालांकि इस बार ओलिवर और मेवा द्वारा चलाए गए तीरों ने स्लाइम को सफलतापूर्वक नहीं मारा। तीरों ने सिर्फ स्लाइम की बाहरी जिलेटिनस परत को छेदा, लेकिन कोर को नहीं लगा। हालांकि अचानक हुए वार से दो स्लाइम कांप गए, लेकिन इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। संक्षिप्त ऐंठन के बाद स्लाइम अभी भी मुख्य समूह के साथ बने रहे। केवल गाउस ने, जिसने धैर्यपूर्वक अंत में निशाना साधा, धीमी हुई दुनिया के प्रभाव का उपयोग करके दो अन्य स्लाइम के कोर को सफलतापूर्वक छेद दिया। जादुई मिसाइलें जमीन के करीब उड़ीं, दो कोर को छेदा, फिर कीचड़ में फट गईं, जिससे भारी मात्रा में गंदा पानी उछला। ये कहा जाना चाहिए कि छड़ी मिलने के बाद गाउस का जादू करना बहुत आसान हो गया। कम से कम पहले खाली हाथ जादू करना इतना सटीक और कुशल नहीं हो सकता था। स्लाइम मारे गए तारांकन 2। कुल मारे गए राक्षसों की संख्या 28। स्लाइम के कोर को मारने में विफलता ओलिवर और मेवा की खराब तीरंदाजी के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि स्लाइम के कूदने के रास्ते अप्रत्याशित थे और कोर लगातार उनके शरीर के भीतर घूमते रहते थे। गाउस की सफलता निम्न ग्रेड बुलेट टाइम, धीमी गति के प्रभाव, बोन स्टाफ के बोनस और तीर की तुलना में मैजिक मिसाइल की तेज उड़ान गति और व्यापक प्रभाव सीमा के संयोजन के कारण थी। पास में मेवा ने गुप्त रूप से गाउस पर नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि उसका जादू पहले से तेज उड़ रहा था। यह उसका भ्रम नहीं था। यह आदमी फिर से मजबूत हो गया था। शायद पास में मौजूद अपने कई साथियों के साहस से प्रेरित होकर स्लाइम तीनों के हमलों के दूसरे दौर से भयभीत नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जल्दी से कीचड़ से बाहर उछलकर ठोस जमीन पर उतर गए। उसी समय लेविन और अन्य लोग दिखाई दिए। झाड़ियों में छिपे ढाल चलाने वाले लेविन और तलवार चलाने वाले डॉयल खड़े हो गए। पुजारी डेफनी भी एक पेड़ के पीछे से बाहर निकली, सभी को बचाने और किसी भी क्षण चिकित्सा प्रदान करने के लिए तैयार थी। स्क्वाड का गठन तुरंत हो गया। संख्या अचानक 3 से 6 तक बढ़ती देखकर कभी भयंकर रहे स्लाइम कबीले को जैसे कोई झटका लगा और उनका मनोबल तुरंत कम हो गया। पिछले दो स्लाइम, जिनके शरीर में तीर फंसे हुए थे, उन्होंने उछलना पूरी तरह से बंद कर दिया। वे घबराकर कांपने लगे और वहीं जम गए। ये भी एक कारण था कि शुरुआत में सिर्फ गाउस और अन्य दो को ही दिखाया गया था, कमजोरी दिखाना और स्लाइम कबीले को कमजोर को तंग करने और स्वेच्छा से कीचड़ भरी जमीन छोड़ने के लिए लुभाना। कीचड़ स्पष्ट रूप से स्क्वाड की औपचारिक लड़ाई के लिए एक उपयुक्त युद्ध का मैदान नहीं था। डॉयल, सामने से मेरी मदद करो, लेविन ने जोर से चिल्लाया, जिससे स्लाइम को प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय मिला। उसे चिंता थी कि सबसे आगे वाला स्लाइम भाग जाएगा, जिससे कबीला बिखर जाएगा। अगर लगभग 20 स्लाइम बिखर कर भाग जाते तो 6 लोगों के स्क्वाड के लिए उन्हें जंगल में अलग अलग पकड़ना बहुत मुश्किल होता। धूम धूम धूम, लेविन ने कई बड़े कदम आगे बढ़ाए और अपने कौशल को सक्रिय किया।
ओकन ग्रेट शील्ड चार्ज। एक चिल्लाहट के साथ एक लाल चेहरे वाले लेविन ने ओकन ग्रेट शील्ड को उठाया और भारी कदमों के साथ निडर होकर स्लाइम समूह की ओर बढ़ा। डॉयल एक छोटी लकड़ी की ढाल पकड़े हुए उसके पीछे पीछे था और उसने भी एक हमला शुरू किया। उनके निडर सामने के हमले ने सबसे आगे वाले स्लाइम को गुस्सा दिला दिया। दा वह अचानक आगे उछला और उसने नेतृत्व किया। एक गहरे हरे रंग के बलगम का एक मोटा हिस्सा बाहर थूक दिया गया। स्लाइम का बड़ा गोला हवा में घूमता हुआ आया। धप, ये लेविन की ओकन ग्रेट शील्ड पर जोर से लगा। सौभाग्य से लेविन की ढाल का एक बड़ा सुरक्षात्मक क्षेत्र था और अपने हमले के दौरान उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी बल्कि अपने शरीर को ढाल के दायरे में रखा था। तो मोटा बलगम सिर्फ ओकन ढाल पर फैला, उसकी सतह पर हल्का सफ़ेद धुआं उड़ा जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेविन आगे बढ़ता रहा, सिर झुकाए हुए स्लाइम के बीच से रास्ता बना रहा था। एक कदम, दो कदम, उसकी विशाल ढाल आखिरकार सबसे आगे वाले स्लाइम से टकराए। हालांकि 50 सेंटीमीटर से ज्यादा का स्लाइम तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन ताकत में वह लेविन से काफी कमजोर था। डोंग, 50 सेंटीमीटर व्यास वाला स्लाइम एक भारी आवाज के साथ ढाल से टकराया। विपरीत ताकतों के दबाव में वह तुरंत समतल हो गया। दोनों ताकतें टकराईं और थोड़ी देर के लिए रुकी रहीं। अंत में लेविन, जिसने अपने कौशल को सक्रिय किया था, का पलड़ा भारी रहा। हाँ, उसने दूसरी बार हमला किया और दर्जनों किलोग्राम के सबसे आगे वाले स्लाइम के खिलाफ धक्का दिया। बूम! लेविन ग्रेट शील्ड लेकर और सिर के बल हमला करते हुए स्लाइम की सेना के बीच से एक रास्ता बना रहा था। रास्ते में स्लाइम उसकी जबरदस्त ताकत से हवा में उछल गए। डॉयल, जो उसके ठीक पीछे था, ने अपनी लंबी तलवार निकाली और स्लाइम से लड़ने लगा। दूर से लड़ने वाला समूह भी व्यस्त था। वे चुपचाप युद्ध के मैदान के किनारे पर चले गए ताकि निशाना लगा सकें और दूर से अलग अलग स्लाइम को मारने की कोशिश कर सकें। गाउस को दूर से लड़ने वाले समूह का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन 2 मैजिक मिसाइल का उपयोग करने के बाद उसके पास केवल एक जादू का चार्ज बचा था। इसके अलावा सामने साथियों के होने के कारण वह लापरवाही से जादू नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने लेविन और डॉयल के कदमों का सावधानीपूर्वक पालन करने का फैसला किया। अपने बाएं हाथ में एक छोटी लकड़ी की ढाल को आधे चेहरे के सामने पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से अपनी रैपियर को सावधानी से चला रहा था। डॉयल स्पष्ट रूप से स्लाइम को मारने में कोई अजनबी नहीं था। दुश्मन से थूके गए स्लाइम के एक छोटे से गोले को अपनी ढाल से मारने के बाद उसने अपनी दूसरी हाथ से अपनी लंबी तलवार को नीचे की ओर घुमाया। क्रॉस स्लैश, स्विश स्विश। लंबी तलवार ने सफ़ेद रोशनी का निशान छोड़ा। 2 तेज स्लैश किए, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर, जो स्लाइम के केंद्रीय कोर पर सटीक रूप से काटने के लिए एक दूसरे के ऊपर थे। टूट गया। कोर के 4 हिस्सों में कटने के बाद स्लाइम फिर से पिघल गया। बलगम को रोकने के लिए छोटी लकड़ी की ढाल का उपयोग करो। स्लाइम लगातार बलगम नहीं थूक सकते, इसलिए इसे रोकने से जवाबी हमला किया जा सकता है। लेकिन दूसरे स्लाइम के हमलों से सावधान रहो, उनकी झुंड में मत फंसना। ओलिवर, मेवा, जरूरत के अनुसार दूर से सहायता प्रदान करो। लेविन ने अपनी पूरी ताकत से चेतावनी दी। दरअसल उसके पहले हमले ने पहले ही लगभग आधे स्लाइम को पीछे धकेल दिया था, जिससे उनकी हमले की बनावट बिखर गई थी। तो सबसे खतरनाक शुरुआती हमला बेअसर हो गया था। अब स्लाइम को मारने का एक अच्छा अवसर था। गाउस ने स्वाभाविक रूप से लेविन की आवाज़ सुनी। उसने डॉयल की नकल की और एक स्लाइम को निशाना बनाया। ये सिर्फ 30 से 40 सेंटीमीटर बड़ा था, जिससे एक तेज सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ये स्लाइम शायद लेविन के हमले के सबसे मजबूत प्रभाव को सीधे अवशोषित कर चुका था। अब ये बेहोशी से हिल रहा था, जबकि इसके अंदर का कोर जोर से कांप रहा था, जो अनियमित रूप से बाएं और दाएं घूम रहा था। यह उनकी सहज आत्म सुरक्षा थी, जो चक्कर आने के दौरान आसान कोर हिट से बच रही थी। मैं गॉब्लिन स्लेयर नहीं हूं। अध्याय 42, कोर पर हमला। गाउस ने एक ऐसे दुश्मन का सामना किया जिसने अपनी अधिकांश गतिशीलता खो दी थी और उसने कोई दया नहीं दिखाई। वह स्लाइम हंटर की नई उपाधि से मिली डराने की शक्ति का उपयोग करने के लिए भी तैयार था। जब आपके पास कोई शक्ति हो तो उसका उपयोग करना जरूरी है। इसके अलावा यह असर खास तौर पर स्लाइम के लिए था, अगर अभी नहीं तो कब। उसने अपनी रैपियर निकाली और अपने सामने मौजूद स्लाइम का सामना किया। उसके दिमाग में बदलाव हुआ। उसे अभी अभी स्लाइम के खिलाफ मिली डराने की शक्ति एक सहज कौशल की तरह महसूस हुई। एक ही पल में वह समझ गया कि स्लाइम पर डर कैसे पैदा करना है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसके शरीर से एक अदृश्य आभा तेजी से बाहर की ओर फैल गई। बुज़्ज़ज़। डराने वाली आभा 3 मीटर तक फैली और उसके रास्ते में आए 3 स्लाइम अचानक एक साथ चौंक गए। उनके शरीर ऐसे जम गए जैसे कोई पॉज बटन दबा दिया गया हो।
हवेश। जिस क्षण डराने वाली शक्ति बाहर निकली, लगभग उसी समय गाउस ने अपनी रैपियर को आगे की ओर धकेला। पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए गाउस की आंखों में दुनिया धीरे धीरे धीमी हो गई। पहले से ही सुरक्षात्मक तेल से लिपटी हुई रैपियर ने उगते सूरज की रोशनी को दर्शाते हुए स्लाइम की बाहरी परत को पार कर लिया। एक ठंडी रोशनी की चमक। गॉब्लिन के मांस में छेद करते समय महसूस होने वाले खुरदुरे प्रतिरोध के विपरीत स्लाइम का शरीर बहुत नरम था। पफ्त। कुछ बिना पचे हुए मलबे के कारण ब्लेड को थोड़ी सी रुकावट महसूस हुई, इसके अलावा कोई और बाधा नहीं थी। रैपियर की नोक ने बिना किसी चूक के लक्ष्य को छेदा। डराने वाली आभा से निश्चल हुए स्लाइम कोर को निर्दयतापूर्वक बे दिया गया। शश मर गया। पलक झपकते ही स्लाइम बिना किसी हलचल के मर गया। मरा हुआ स्लाइम फिर से घुल गया और पीछे बदबूदार बलगम का एक गड्ढा छोड़ गया। स्लाइम एक मारा गया। कुल मारे गए राक्षसों की संख्या 29। गाउस ने अपनी रैपियर पर नजर डाली और देखा कि ब्लेड पर स्लाइम का गाढ़ा जेल लगा हुआ है। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और जोर से हिलाकर जेल को हटा दिया। हालांकि उसने पहले से सुरक्षात्मक तेल लगाया हुआ था, लेकिन रैपियर की उम्र के लिए ब्लेड पर एसिड के जंग लगने से बचने के लिए उसे स्लाइम के अंदर रहने का समय कम से कम करना था। सामने के बदबूदार गड्ढे पर एक नज़र डालते हुए उसने सहज रूप से डराने वाली शक्ति की सराहना की। इसने बहुत अच्छी तरह से काम किया। हालांकि यह केवल लगभग आधा से 1 सेकंड तक ही निश्चल रख सका। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो इसने स्लाइम को मारने में बहुत मेहनत बचाई। अभी जिस क्षण उसने डराने वाली शक्ति का उपयोग किया, स्लाइम ने प्रतिरोध करने का कोई भी मौका पूरी तरह से खो दिया था। इसके अलावा जैसे जैसे वह अधिक स्लाइम को मारता जाएगा, उसकी उपाधि का स्तर बढ़ता जाएगा। बाद में सामान्य स्लाइम पर निश्चल करने का प्रभाव केवल 1 सेकंड नहीं, बल्कि कई सेकंड तक हो सकता है, जिसके दौरान वे बिल्कुल भी हिल नहीं पाएंगे या यहाँ तक कि उसके डर के कारण बेहोश हो जाएंगे या तुरंत मर भी जाएंगे। उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, ये देखते हुए कि डॉयल ने एक बार फिर से दूसरे स्लाइम से लड़ने के लिए कदम बढ़ाया था। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। हमें जल्दी मारना होगा। अगर हम देर करेंगे तो हम मिट जाएंगे। युद्ध के मैदान में दूसरे लोग भी तेजी से स्लाइम को मार रहे थे। डॉयल और लेविन सीधे स्लाइम के हमलों को रोक रहे थे। गाउस बाहरी इलाकों में सफाई कर रहा था और दूर से लड़ने वाली टीम सहायता प्रदान कर रही थी। नाइट आउल स्क्वाड की स्पष्ट रूप से विभाजित भूमिकाओं ने स्लाइम के कत्लेआम को कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। असली लड़ाइयों में शायद ही कभी बराबरी का मुकाबला होता है। एक दूसरे से टकराने के बजाय जब ताकत में अंतर होता है तो लड़ाई शायद ही 10 मिनट से ज़्यादा चलती है। दरअसल सीधी लड़ाई में ज़्यादातर स्लाइम को मारने के बाद स्लाइम का समूह पहले ही बिखर चुका था और लड़ने की इच्छा खो चुका था। लेकिन अगर उन्होंने भागने की कोशिश भी की तो वे सामने से लंबे तलवार के वार और गुप्त रूप से पीछे से वार की दोहरी घेराबंदी से नहीं बच सके। स्लाइम कदम दर कदम पीछे हटे और लगातार जेल के टुकड़ों के ढेर में घुलते गए। बाहरी किनारों पर आखिरी 2 या 3 भगोड़ों का पीछा करने में कुछ समय लगा। आखिरकार उन्होंने 25 स्लाइम का पूरी तरह से सफाया कर दिया। उनका वर्तमान सौंपा गया काम स्लाइम के इस समूह को खत्म करना था। अगर वे उन्हें मार सकते थे तो वे ऐसा जितना हो सके उतना करते। हर स्लाइम मूल रूप से एक चांदी का सिक्का था जो कूद रहा था। निचले स्तर के साहसी बिना किसी शुल्क के मिशन नहीं करते थे। स्वाभाविक रूप से वे उन चांदी के सिक्कों को फिसलने नहीं देंगे। लड़ाई के बाद ये पुजारी डैफनी की काम करने की बारी थी। हालांकि युद्ध के लिए जिम्मेदार तीनों ने पहले ही सुरक्षात्मक उपाय कर लिए थे। लकड़ी की ढाल, कवच और परतदार सुरक्षा के लिए दस्ताने पहनना। वे लड़ाई के दौरान कुछ संक्षारक एसिड के संपर्क में आने से नहीं बच सके। उनमें से लेविन और डॉयल की हालत अपेक्षाकृत गंभीर थी। हिस्सस। डॉयल लगातार जोर से हाँफ रहा था, अजीब सी चीखें निकाल रहा था। हिम्मत रखो डॉयल। डैफनी अपनी लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसने लाइफ सस्टेन को सक्रिय कर दिया। जादुई ऊर्जा उसकी छड़ी से बहने लगी, जिससे एक हल्के हरे रंग का गोला बन गया जिसने उसकी लाल त्वचा को ढक लिया। लाइफ सस्टेन चोटों के बिगड़ने को धीमा कर सकता था। साधारण त्वचा के जलने और खुजली की संवेदनाओं को जादू के प्रभाव में तुरंत दबा दिया गया। जादू छोड़ने के बाद उसने जल्दी से कुछ तैयार किया हुआ मरहम निकाला और डॉयल के घावों पर लगा दिया। ये लगभग आधे दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। धन्यवाद डैफनी, आपका यहाँ होना बहुत अच्छा है। इतनी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। ओह हाँ कप्तान, मैं आपकी भी मदद करूँगी। कुछ व्यस्त काम के बाद लेविन और डॉयल की त्वचा की चोटों का तुरंत इलाज किया गया। डैफनी ने फिर गाउस की ओर मुड़कर देखा, जिसका भाव शांत था। गाउस, क्या तुम्हें चोट लगी है?
मैंने देखा कि तुमने भी कुछ स्लाइम मारे हैं। हालांकि गाउस ने दर्द के कोई लक्षण नहीं दिखाए, वह पास से स्लाइम से लड़ रहा था, इसलिए डेफनी चिंता से उसके पास दौड़कर आए। मैं ठीक हूँ, मुझ पर जादू बर्बाद मत करो। गाउस ने हाथ हिलाया। जादू को मिलाकर मुझे लगता है कि मैंने 9 स्लाइम मारे हैं। बार बार डराने की शक्ति का उपयोग करने से हल्की मानसिक थकान के अलावा उसे कोई शारीरिक चोट नहीं थी। 9। डॉयल और लेविन ने तुरंत उसकी ओर देखा, खासकर डॉयल, जिसके चेहरे पर स्पष्ट निराशा थी। उसने केवल 5 स्लाइम मारे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि गाउस पूरी तरह से टीम का आक्रामक कोर बन गया हो? क्या यही एक योद्धा और एक जादूगर के बीच का अंतर है? पास में, जबकि हर कोई ठीक हो रहा था और बात कर रहा था, ओलिवा और मेवा ने लगन से लूट इकट्ठा की, जमीन पर बिखरे हुए जेल के टुकड़ों को अपनी थैलियों में उठाया। अंत में उन्होंने विभिन्न आकारों के स्लाइम जेल के टुकड़ों से एक छोटी थैली को पूरी तरह से भर दिया। ये स्लाइम कोर के छेदने के बाद बना गाढ़ा उत्पाद था। पूरा स्लाइम जेल एक अंडे के आकार का था और काफी लचीला था। लेकिन एकत्र किए गए अधिकांश जेल टुकड़े टुकड़े थे, जिनमें से केवल कुछ ही टुकड़े अपेक्षाकृत बरकरार थे। सौभाग्य से इन ताज़े जेल के टुकड़ों को पूरे इकाइयों को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता था। एक बार जब वे लगभग एक पूरी इकाई इकट्ठा कर लेते थे तो इसे एक सामग्री के रूप में जमा किया जा सकता था। कुल 25 स्लाइम, प्रति मार 60 तांबे के सिक्के का इनाम, प्रति बरामदगी 30 तांबे के सिक्के का इनाम, कुल 22 चांदी के सिक्के और 50 तांबे के सिक्के। मेवा ने मिशन की कमाई की गणना की। स्लाइम हथियार से लैस नहीं हो सकते थे और उन्होंने जो मलबा निगल लिया था वह बुरी तरह से नष्ट हो गया था, इसलिए अच्छी लूट मिलना मुश्किल था। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से 4 चांदी के सिक्कों से भी कम विभाजित कर सकता था। सौभाग्य से मिशन शहर के करीब था और लेविन और डॉयल के मामूली जलने के अलावा समग्र खतरे का स्तर ज्यादा नहीं था। इसे आसानी से पूरा करना एक बहुत अच्छा कमीशन था। पेड़ों की छाया के नीचे समूह आराम करने के लिए एक साथ झुके, वेतन की गणना की और संतुष्ट भाव दिखाए। कमीशन लेना, लड़ाइयाँ लड़ना, कौशल को निखारना, इनाम पाना, आराम करना, तैयार होना और फिर अगला कमीशन। निचले स्तर के साहसी केवल इस चक्र में सिर झुका सकते थे, धीरे धीरे मजबूत होते थे, उम्मीद करते थे कि एक दिन पेशेवर मार्ग के मार्गदर्शन पर कदम रखेंगे। बेशक कोई नहीं जानता था कि वह दिन कब आएगा। शायद कल, शायद कभी नहीं। गाउस भी पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी रैपियर को बनाए रखते हुए एडवेंचर मैनुअल को देख रहा था, सोचना शुरू कर दिया। कुल राक्षस मारे गए 32। मैजिक मिसाइल स्तर 2 820। ये लड़ाई के बाद मिली प्रगति थी। उसने कुल 9 स्लाइम मारे थे। मैजिक मिसाइल से 5 के अलावा बाकी 4 रैपियर से मारे गए थे, जिसमें डराने वाली शक्ति और जल्दी मारने के लिए निम्न स्तर के बुलेट टाइम का उपयोग किया गया था। इस दर पर लगभग 2 और मिशनों के बाद कुल मार की संख्या 50 तक पहुंच जाएगी, जिससे उन्नति का अगला चरण शुरू हो जाएगा। मैजिक मिसाइल पहले ही अपने प्रगति बार पर स्तर 2 तक लगभग आधे रास्ते पर थी। दक्षता प्रभावशाली थी। इसके अलावा इस तरह मारना लगभग जोखिम मुक्त था। दुश्मन के सामने के हमलों की पहली लहर आमतौर पर टीम की अग्रिम पंक्ति, लेविन और डॉयल, द्वारा रोकी जाती थी, जबकि उसे केवल बाहरी इलाकों में सफाई करने की ज़रूरत होती थी। बेशक उसने अपना काम भी अच्छी तरह से किया। टीम के आक्रामक कोर के रूप में आसान मार उठाए बिना भी उसने पूरी लड़ाई में लगभग 40% दुश्मनों को मार डाला। कोई भी कठोर व्यक्ति टीम में उसके योगदान की आलोचना नहीं कर सकता था, लेकिन गाउस को इसकी परवाह नहीं थी। ये लड़ाई के दौरान उसकी अपनी कमियों का एहसास था। उसमें भीड़ को नियंत्रित करने का तरीका नहीं था। हालांकि 2 मैजिक मिसाइलों ने 5 स्लाइम को मार दिया था, जो क्षेत्र पर हमला करने की क्षमता की तरह लग रहा था, ये वास्तव में सिर्फ चालाक एकल लक्ष्य हमले थे। शायद उसे बाद में एक समूह हमला करने वाला जादू कौशल जोड़ने की ज़रूरत होगी या मैजिक मिसाइल को और अधिक लचीला बनाना होगा। अगर मैजिक मिसाइल एक सीधी रेखा में यात्रा नहीं करती बल्कि बीच हवा में मुड़ सकती, तो उसकी भेदन प्रकृति को देखते हुए क्या यह एक हमले में कई दुश्मनों को मार सकती थी? यहाँ तक कि अभेद्य ढाल वाले दुश्मनों के खिलाफ भी एक मुड़ने वाली मिसाइल बचाव को बाईपास कर सकती थी और कमजोर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला कर सकती थी। गाउस ने इस पर विचार किया। वास्तव में वह पहले से ही मिसाइल की गति को थोड़ा प्रभावित कर सकता था, लेकिन असली बड़े पैमाने पर नियंत्रण अभी भी बहुत दूर था। बेशक ये सिर्फ उसका अपना विचार था। क्या ये संभव था या साकार हो सकता था, वह निश्चित नहीं था। इसके अलावा एक दक्षता का मुद्दा था। शायद जब तक वह और अधिक उन्नत जादू सीखता तब तक वह मिसाइल को उस तरह से काम नहीं करा पाता। कौशल का अभ्यास करने और 50 राक्षसों को मारने के अलावा उसे 5 प्रकार के निचले स्तर के राक्षसों को भी जल्दी से इकट्ठा करने की ज़रूरत थी।
हालांकि वह नहीं जानता था कि वह उससे क्या क्षमताएं प्राप्त करेगा, लेकिन इससे शायद उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। अपने आप से बड़बड़ाते हुए गाउस ने अचानक बहुत व्यस्त महसूस किया। उसके वर्तमान लक्ष्य और लंबित योजनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। लेकिन फिर वह फिर से मुस्कुराया। आखिरकार यह एक सुखद तरह की परेशानी थी। अगर अन्य निचले स्तर के साहसी को ऐसे व्यस्त अवसर मिलते तो वे शायद अपने सपनों में हंसते हुए जाग जाते। अध्याय 43। गाउस की पृष्ठभूमि। थकान दूर करने और अपनी शक्ति वापस पाने के बाद समूह वालेंसिया गांव लौट आया। उन्होंने गांव के मुखिया को स्लाइम को सफलतापूर्वक खत्म करने की जानकारी दी और सबूत के तौर पर ताज़ा स्लाइम जेल भी दिखाया। दोपहर के आसपास उन्होंने सराय में थोड़ा आराम किया, फिर दोपहर में कुछ हद तक जर्जक गांव से निकल गए। इस गांव में बहुत कम लोग हैं। हाँ, बार और सराय के अलावा जहां हमारे जैसे बाहरी लोग जमा होते हैं, आपको कहीं और शायद ही कोई स्थानीय लोग दिखें। आजकल युवा बड़े शहरों में अवसर तलाशना पसंद करते हैं। कुछ और सालों में ये गांव पूरी तरह से वीरान हो सकता है। मैंने देखा है कि कई गांवों में ऐसे ही संकेत दिख रहे हैं, लेकिन मेरे गांव में तो अभी भी काफ़ी रौनक है। फिर भी तुम उसे छोड़कर आ गए। अब तुम बस मुश्किल खड़ी कर रहे हो। एक आह भरते हुए किसी ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाल के सालों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल रहे हैं। वापसी की यात्रा के दौरान लेविन और अन्य लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। गाउस के पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था क्योंकि वह इस काम में अभी नया था, इसलिए वह बस चुपचाप सुन रहा था। वैसे गाउस, एडवेंचरर बनने से पहले तुम क्या थे? डॉयल ने गाउस की ओर मुड़कर देखा, जो उसके बगल में चुपचाप चल रहा था, और इस तरह बातचीत का विषय उस पर आ गया। गठन के बीच में मौजूद अन्य लोगों ने भी गाउस पर चुपके से नज़र डाली, क्योंकि डॉयल का सवाल उनकी अपनी जिज्ञासा को दर्शा रहा था। हालांकि यह एक टीम के रूप में उनका दूसरा मिशन था, गाउस की पृष्ठभूमि उनके लिए अभी भी एक रहस्य थी। वे बस इतना जानते थे कि गाउस एक नया एडवेंचरर था। उनकी टीम में अस्थायी रूप से शामिल होने से पहले उसने सिर्फ एक कमीशन पूरा किया था, और वह भी बहुत अच्छा नहीं रहा था। मिशन खत्म होने के बाद उसकी पिछली टीम भंग हो गई थी। गाउस को छोड़कर सभी बैरी में इलाज के लिए चले गए थे, जबकि वह ग्ररॉक टाउन में ही रहा था। अगर उसका रिकॉर्ड यहीं रुक जाता तो वह किसी भी अन्य नौसिखिया एडवेंचरर से ज़्यादा अलग नहीं लगता जिसे शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ा हो। लेकिन उनके सामने मौजूद गाउस स्पष्ट रूप से कोई साधारण नौसिखिया नहीं था। तार्किक रूप से इतने कम अनुभव वाले व्यक्ति के पास गाउस जैसी प्रभावशाली क्षमताएं नहीं होनी चाहिए थीं, खासकर जब वे उसके प्रदर्शन की तुलना अपने कई सालों के एडवेंचर के अनुभव से करते थे। उनकी जिज्ञासा आखिरकार उन पर हावी हो गई थी। अगर तुम असहज महसूस करते हो तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे उसके दोनों ओर घुटनों तक ऊंची जंगली घास थी। हवाएं एक सरसराहट की आवाज़ के साथ मैदानों पर बह रही थीं, जिससे हरी घास की पत्तियां लहरों की तरह हिल रही थीं। गाउस ने अपनी हवा से बिखरी हुई लटों को ठीक किया और अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। वह अपने एडवेंचरर से पहले के जीवन को खास नहीं मानता था। उसकी यादों में एक दशक से ज़्यादा समय तक एक पहाड़ी गांव के किसान लड़के के रूप में जीवन शामिल था। खेतों में नंगे पैर चूहे पकड़ना, नदियों में मछली पकड़ना और खरगोश व तीतर पकड़ना। अगर उसके पूर्ववर्ती ने उम्र आने पर अपने माता पिता द्वारा तय की गई शादी को अस्वीकार नहीं किया होता और अपना भाग्य आजमाने के लिए हठपूर्वक बाहर नहीं निकला होता, तो वह शायद अभी भी किसी पहाड़ी खोह में होता, किसी साधारण चौड़े कूल्हों वाली किसान की पत्नी के साथ एक कठिन ग्रामीण जीवन जी रहा होता। हालांकि गाउस को अपना अतीत सामान्य लगा, लेकिन अपने साथियों को इतना उत्सुक देखकर और चूंकि यह छिपाने लायक कोई शर्मनाक बात नहीं थी, उसने संक्षेप में अपनी कहानी सुनाई। उद्धरण चिन्ह ... छोड़ने के बाद मैं अकेला रहने लगा। जहां तक जादू की बात है, मैंने इसे महज एक संयोग से सीखा। जैसे ही गाउस ने बोलना खत्म किया, उसके साथियों ने जटिल भावों के साथ एक दूसरे की ओर देखा। उसके जवाब का उनके अनुमान से बिल्कुल भी कोई मेल नहीं था। उन्होंने निजी तौर पर उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अनुमान लगाया था। शायद वह किसी रईस का वंशज था, उसके सीमित धन को देखते हुए, शायद नाजायज, या शायद किसी जादूगर का वंशज या प्रशिक्षु था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक साल पहले वह एक पूरी तरह से साधारण किसान लड़का था। तो तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी मौजूदा ताकत सिर्फ एक साल में हासिल की? लेविन ने तुरंत असामान्य समय सीमा पर ध्यान दिया और आश्चर्य से पूछा। वास्तव में ये केवल लगभग आधा महीना था, गाउस ने मन ही मन सोचा, हालांकि उसके भाव अपरिवर्तित रहे। कुछ देर रुकने के बाद उसने सिर हिलाया। उसकी राय में अपने मौजूदा स्तर तक पहुंचने में पूरा एक साल लगना खास तौर पर अपमानजनक नहीं था।
क्या ग्रोम, लोहार की दुकान के मालिक, ने यह नहीं बताया था कि साधारण लोगों के लिए एक पेशेवर बनने में आमतौर पर 1 या 2 साल से लेकर कई दशक तक का समय लगता है। चूंकि कुछ लोग 1 साल के भीतर पेशेवर बन सकते थे, तो उसकी वर्तमान प्रगति, जो अभी तक पेशेवर का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई थी, को ज़्यादा तेज नहीं माना जाना चाहिए था। 1 साल, तुम सचमुच एक जीनियस हो सकते हो, डॉयल खुद को गहरी सांस लेने से नहीं रोक सका। गाउस के प्रति पिछले कुछ दिनों से उसने जो गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धात्मक ईर्ष्या पाल रखी थी, वह अचानक खत्म हो गई। उसने महसूस किया कि गाउस जैसा कोई व्यक्ति निस्संदेह एक पेशेवर बनेगा, सवाल बस इतना था कि कब। शायद कुछ सालों में, किसी साधारण शाम को, वे किसी अपरिचित शहर की किसी सराय में फिर से मिल सकते हैं। उस समय तक गाउस पहले ही एक सम्मानित जादूगर पेशेवर बन चुका होगा, जबकि डॉयल खुद एक प्रशिक्षु के रूप में संघर्ष कर रहा होगा। बाकी लोग भी चुप हो गए। लेविन ने महसूस किया कि गाउस को अपनी टीम में औपचारिक रूप से भर्ती करने की उसकी संभावनाएं कम होती जा रही थीं। अंदर ही अंदर आह भरते हुए, उसने खुद को ये कहकर दिलासा दिया कि कम से कम कई बार टीम बनाना कुछ भी नहीं से बेहतर था। गाउस जैसा कोई व्यक्ति जो निचले स्तर के एडवेंचरर्स में असाधारण रूप से मजबूत था, होना उनकी टीम की सुरक्षा को बहुत बढ़ा देता था। गाउस ने अचानक गंभीर हुए समूह की ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अनजाने में उन्हें एक गंभीर झटका दिया हो। हालांकि यह उनकी स्थितियों के बारे में उसकी सीमित समझ से उत्पन्न हुआ था। हालांकि सभी युवा पुरुष थे, गाउस निस्संदेह सबसे कम उम्र का था। लेविन और ओलिवर, जो टीम में सबसे बड़े थे, 30 के करीब थे। अगर उन्होंने 20 साल की उम्र में एडवेंचर करना शुरू किया होता, तो भी इसका मतलब लगभग 1 दशक का संघर्ष था। बाकी लोगों के पास कम से कम 2 या 3 साल का एडवेंचर का अनुभव था। इसके अलावा, योद्धाओं या रेंजरों की तुलना में जादू करने वाले व्यवसायों में प्रवेश की बाधाएं काफ़ी ज़्यादा थीं। फिर भी यहाँ गाउस था उन सभी से कम उम्र का, जो पहले से ही जादू के अधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में बहुत आगे था और दिखाई देने वाली तेज़ गति से सुधार कर रहा था। इस एहसास ने उन्हें लाचारी की एक अपरिहार्य भावना से भर दिया। कभी कभी लोगों के बीच का अंतर इंसानों और कुत्तों के बीच के अंतर से ज़्यादा व्यापक होता था। बाकी यात्रा चुप्पी में बीत गई। जैसे ही वे ग्ररॉक टाउन के करीब पहुंचे, साफ आसमान अचानक तूफानी बादलों से गहरा गया। तेज हवाओं ने मटर के आकार की बूंदें सीधे उनके चेहरों पर फेंकीं। मूसलाधार बारिश ने पहले की चिकनी कच्ची सड़क को गड्ढों से भरी गंदगी में बदल दिया। हर बूंद गंदी छींटें उछाल रही थी। अचानक आए तूफान से पूरी तरह से हैरान, और ग्ररॉक टाउन इतना करीब होने के कारण उनके पास अपनी गति तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लबादे को कसकर खींचे और कीचड़ में जूते घसीटते हुए वे आगे बढ़ते रहे। कभी कभार अपनी गाड़ी को धक्का देना पड़ता था जब उसके पहिए पानी से भरे गड्ढों में फंस जाते थे। जब वे आखिरकार ग्ररॉक टाउन पहुंचे, तो पहले ही देर रात हो चुकी थी। भीगा हुआ समूह एडवेंचरर्स गिल्ड हॉल में अपना पूरा हुआ मिशन रिपोर्ट करने की जहमत नहीं उठा सका। इसके बजाय वे अगले दिन सुबह सबसे पहले प्रवेश द्वार पर मिलने और फिर बिखरने के लिए सहमत हुए। गाउस तेजी से सराय लौट आया और अभी भी गरजते हुए आसमान की ओर देखा। वह ये देखकर चकित हुए बिना नहीं रह सका कि मौसम कितनी जल्दी बदल गया था। एक पल में साफ आसमान, अगले ही पल मूसलाधार बारिश। कम से कम वे जलरोधक तिरपाल लेकर आए थे, इसलिए गाड़ी का सामान सूखा रहा। ये कम से कम कुछ दिलासा था। अध्याय 44, तूफान के बाद। अगला दिन जब गाउस उठा, तो उसे एक के बाद एक कई छींकें आईं और थोड़ी ठंड महसूस हुई। सौभाग्य से उसका वर्तमान शरीर साधारण लोगों से बेहतर था। अगर यह उसके पिछले जीवन की कमज़ोर अवस्था होती, तो उसे अब तक बुखार हो गया होता। फ्यू, गाउस ने कुछ पानी पिया। अपने वर्तमान 6 पॉइंट के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वह सामान्य परिस्थितियों में शायद ही बीमार पड़ता था। उसने अपने गले में लटक रहे लाइफ मैजिक स्टोन पर एक नज़र डाली। पिछली संविधान बिंदु के आवंटन के अलावा इस पत्थर ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने समय के साथ गाउस के शरीर को धीरे धीरे बढ़ाया, खासकर जब इसे बिंदु आवंटन प्रभाव के साथ जोड़ा गया, तो यह आग में घी डालने जैसा था। अपने अंगों को खींचते हुए उसकी ऊंचाई अब 1.8 मीटर तक पहुंच गई थी और बढ़ना बंद हो गई थी। केवल ऊंचाई बढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका मजबूत शरीर था। कम से कम अब आधे दिन चलने से वह ज़्यादा नहीं थकता था। इसके अलावा लड़ाइयों के बाद ज़रूरी आराम का समय भी काफ़ी कम हो गया था। लड़ाई के दौरान उसकी सतत युद्ध क्षमता में भी सुधार हुआ था। ये सभी बढ़ी हुई संविधान के लाभ थे। सभी व्यवसायों के लिए, चाहे वह योद्धा हो, रेंजर हो या जादूगर हो, संविधान एक महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषता बनी हुई थी। बिस्तर पर बैठकर उसने अपनी चेतना में गहरे स्थित एडवेंचरर मैनुअल में खुद को डुबो दिया। मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया के विवरण पृष्ठ पर दूसरे राक्षस की छवि अनलॉक हो गई थी।
एक हरे रंग का चिपचिपा जीव जिसके नीचे उसकी प्रजाति का नाम स्लाइम्स लिखा था और छवि के निचले दाएं कोने में मारे गए राक्षसों की संख्या 9 अंकित थी। उसे अभी भी किसी भी राक्षस की 18 और मार और 3 अतिरिक्त नई राक्षस प्रजातियों की जरूरत थी। गाउस ने सोचा, महसूस करते हुए कि पहला वाला शायद पहले आएगा। अज्ञात शक्ति की अज्ञात क्षमताओं को प्राप्त करने की तुलना में कुल राक्षस मार से मिलने वाले विशेषता पुरस्कार ज्यादा सीधे थे। उसने राक्षस की प्रतिभा क्षमताओं को प्राप्त करने पर ज्यादा उम्मीदें न रखने का फैसला किया। आखिरकार संकेत ने कहा था कि कमजोर क्षमताओं को प्राप्त करने की संभावना ज्यादा थी। जैसा कि कहावत है, कोई उम्मीद नहीं तो कोई निराशा नहीं। उम्मीदों को थोड़ा कम करना खुशी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका था। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद गाउस बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और नीचे चला गया। भारी बारिश जल्दी से आई और चली गई थी। बाहर का मौसम अब साफ हो गया था। सराय के पहली मंजिल के लॉबी में कुछ अपरिचित किराएदार खाना खा रहे थे। गाउस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, सराय में अक्सर अस्थायी किराएदार बदलते रहते थे। गाउस के अभिजात वर्ग के उपकरण, हथियार और आमतौर पर डराने वाले रूप को देखते हुए पास की मेज़ों पर बातचीत कर रहे किराएदारों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अनजाने में अपनी आवाज़ धीमी कर दी। गाउस ने ध्यान दिया लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस एक संक्षिप्त नज़र डालकर दूर देख लिया। इस दुनिया में साधारण लोग आमतौर पर एडवेंचरर्स को उकसाने से बचते थे। एक और एडवेंचरर्स अक्सर बेहतर हथियार और कवच रखते थे जिससे संघर्षों को जीतना असंभव हो जाता था। दूसरी ओर एडवेंचरर्स लगातार कमीशन और राक्षसों से जोखिम और दबाव का सामना करते थे। कुछ का मिजाज छोटा होता था, एक गलत नज़र उन्हें भड़का सकती थी। हालांकि शहर में गार्ड और शांति रक्षक थे, लेकिन संघर्षों में दूर का पानी पास की आग को नहीं बुझा सकता था। सबसे अच्छा तरीका था जब अनावश्यक हो तो कम से कम बातचीत करना। जाग गए, कल की बारिश बहुत तेज थी, तुम्हें एक और दिन आराम करना चाहिए था और फिर लौटना चाहिए था, सोफिया ने कहा जबकि वह काउंटर पर रखे गमले वाले पौधे को ठीक कर रही थी। कुछ नहीं कर सकते थे। जब हम निकले थे तो मौसम ठीक था, बारिश ने हमें बीच में पकड़ लिया। गाउस ने सिर हिलाया। इस तरह के अचानक बदलावों का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। ये कौन सा पौधा है? उसने काउंटर पर रखी सुगंधित जड़ी बूटी को देखा। रोजमेरी। सराय में इन दिनों थोड़ी नमी है, इसका उपयोग गंध को छिपाने और कीड़ों को दूर भगाने के लिए किया जा रहा है। गाउस मुस्कुराया, उसकी प्रभावशीलता पर संदेह करते हुए। सराय में नाश्ता करने के बाद वह एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर चला गया। उसकी सुबह की प्राथमिकता कल का कमीशन जमा करना था। चलते हुए वह काफ़ी खुश महसूस कर रहा था। हालांकि यह उसका तीसरा कमीशन था, लेकिन कार्यों को जमा करना और पुरस्कार प्राप्त करना हमेशा उसे अपने पिछले जीवन में अपनी अंतिम परीक्षा का पेपर जमा करने जैसा राहत भरा एहसास देता था। नाइट आउल स्क्वाड के सदस्य बिखरे हुए रहते थे, कुछ अकेले घर किराए पर लेते थे, अन्य लंबे समय तक सराय की दूसरी मंजिल पर रहते थे, इसलिए पहुंचने का समय अलग अलग होता था। जब गाउस पहुंचा तो केवल लेविन मौजूद था। वह हमेशा सभाओं में सबसे पहले होता था। शुभ प्रभात, उन्होंने अभिवादन का आदान प्रदान किया। बारिश ने लेविन को कुछ हद तक सुस्त बना दिया था, लेकिन शायद अजीब चुप्पी के डर से उसने गाउस के साथ रुक रुक कर बातचीत करने की कोशिश की। राक्षस कमीशन की संख्या जल्द ही काफ़ी बढ़ जानी चाहिए। क्यों? भारी बारिश के साफ होने के बाद कई राक्षस ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, यह एक देखा गया पैटर्न है। क्या हमें इन दिनों ज़्यादा कमीशन पर ध्यान देना चाहिए? गाउस का सवाल निराधार नहीं था। ज़्यादा कमीशन का मतलब था चुनने के लिए बेहतर काम। एडवेंचरर्स आंख बंद करके काम स्वीकार नहीं कर सकते थे। दूरी, राक्षस के प्रकार, संभावित हथियार क्षति, भुगतान, आवश्यक चिकित्सा तैयारी, इन सभी पर पहले से सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत थी। लापरवाही से स्वीकार करने से परेशान करने वाले काम हो सकते हैं जहां उन्हें सभी प्रयासों के बाद भी पैसे का नुकसान हो सकता है। यह विश्लेषण हमेशा लेविन और टीम द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। हाँ, यही विचार है, लेकिन ये हर किसी की स्थिति पर निर्भर करता है। लेविन ने सिर हिलाया। अगर संभव हो तो कप्तान लेविन, क्या हम अगली बार अन्य राक्षसों से जुड़े कमीशन स्वीकार कर सकते हैं? ये कहते हुए गाउस को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। गैर गॉब्लिन, गैर स्लाइम। लेविन मुस्कुराया, उसे पिछले अनुभव से पता था। हाँ, ठीक है, मैं अगली बार इस पर विचार करूंगा। हालांकि लेविन ने तुरंत वादा नहीं किया, लेकिन उसने पहले ही उपयुक्त राक्षस कमीशन पर विचार करना शुरू कर दिया था। लेविन के गंभीर भाव को देखकर गाउस ने अनुमान लगाया कि उनका अगला कमीशन शायद नए राक्षसों से संबंधित होगा और वह आराम से बैठ गया। उसे 50 राक्षसों को जल्दी से मारना था और उम्मीद थी कि जल्द ही एक राक्षस की नस्लीय प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। उसे लगा कि ये 2 पुरस्कार एक और शक्ति वृद्धि लाएंगे।
तब वह छोटे कमीशन को अकेले करने पर विचार कर सकता था। वह हमेशा टीम पर निर्भर नहीं रह सकता था। साफ तौर पर उसे लगा कि वह अब लगभग 10 निचले स्तर के राक्षसों को संभाल सकता है। सबसे सरल कमीशन में आमतौर पर ऐसी ही संख्या शामिल होती है, लेकिन वह कोई दुर्घटना न होने की गारंटी नहीं दे सकता था। उसके पिछले कमीशन में लगभग 10 स्लाइम मारे गए थे, लेकिन टीम के साथी नुकसान को रोक रहे थे, हमले को अपनी ओर खींच रहे थे और दूर से सहायता प्रदान कर रहे थे। 10 गुना दुश्मनों का अकेले सामना करना बहुत मुश्किल होगा। सावधानीपूर्वक वह ज्यादा सुरक्षित विकास का समय चाहता था। दक्षता के विपरीत उसकी सुनिश्चित वृद्धि का मतलब था पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देना। एडवेंचर करना पुनर्जीवित होने वाला खेल नहीं था, सुरक्षा पहले आती थी। C45 लगातार बारिश पेशेवर। आखिरकार मौसम साफ हो गया। गॉस ने खिड़की खोली और बाहर की चमकीली धूप को देखकर मुस्कुराया। कुछ दिन पहले अपना कमीशन जमा करने और हर सदस्य को अपना हिस्सा मिलने के बाद टीम ने कुछ दिनों में एक और काम लेने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद कई और दिनों तक भारी बारिश होती रही, इसलिए उनकी मूल योजना को टालना पड़ा। गॉस को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बारिश में कुछ अजीब था, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। क्या हम पहले ही बरसात के मौसम में आ चुके हैं? उसने सोचा जब वह कई दिनों में पहली बार सड़क पर चल रहा था। इस पूरे समय सराय में बंद रहने के कारण उसके पास अपने कमरे में अपनी तलवार के साथ अभ्यास करने या समय बिताने के लिए नीचे सोफिया के साथ बातचीत करने के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ और दिन ऐसा ही रहता तो वह पूरी तरह से जंग खाया हुआ महसूस करने लगता। अब जब मौसम आखिरकार साफ हो गया था तो स्वाभाविक रूप से वह अपने पैरों को फैलाना चाहता था। वह इस विचार वाला अकेला नहीं था। शहर की सड़कें हलचल मचाते पैदल चलने वालों और गाड़ियों की टीमों से भरी हुई थीं। अरे तुम लोग तेज चलो या इस सज्जन के रास्ते से हटो। एक लंबा बिना शर्ट का आधा ओर्क हाफ ऑक आगे बगल बगल चल रहे कुछ पैदल चलने वालों पर चिल्ला रहा था। अपने पीछे की हलचल सुनकर गॉस ने देखने के लिए मुड़ा। वह इसमें शामिल नहीं था, बस उत्सुक था कि क्या हो रहा था। जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, आधे ओर्क गर्म मिजाज और आक्रामक होते थे। ये भी इसका अपवाद नहीं था। उसकी आंखें कांस्य की घंटियों की तरह उभरी हुई थीं, जाहिर तौर पर इस बात से नाराज था कि आगे के पैदल चलने वाले बहुत धीरे चल रहे थे और रास्ता रोक रहे थे। अगर साधारण नागरिक उस दहाड़ को सुनते और उसके असाधारण आकार को देखते तो वे परेशानी से बचने के लिए पीछे हट सकते थे, लेकिन सामने वाला आदमी ऐसा नहीं लग रहा था जिससे उलझना आसान हो। आधे ओर्क की सड़क पर चिल्लाने वाली दहाड़ सुनकर वह अपनी जगह पर ही रुक गया। पीछे मुड़कर उसने आधे ओर्क पर जानबूझकर उकसाने वाली मुस्कान बिखेरी। उनके आकार में एक बड़ा अंतर था। इंसान आदमी लगभग 1.7 मीटर लंबा था, जबकि आधा ओर्क लगभग 2 मीटर लंबा था, एक ठोस दीवार की तरह। फिर भी आदमी के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। तू कमीना है। पहले से ही गुस्से में उकसावे पर आधे ओर्क का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया। बूम! एक विशाल मुट्ठी शक्तिशाली गति के साथ सीधे आदमी के चेहरे की ओर बढ़ी। पास के पैदल चलने वाले लोग डर कर बिखर गए और दोनों से अपनी दूरी बनाए रखी। धप! अप्रत्याशित रूप से आधे ओर्क की शक्तिशाली मुट्ठी को आदमी के साधारण दिखने वाले हाथों ने आसानी से पकड़ लिया। मुट्ठी उन हथेलियों के खिलाफ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। आधे ओर्क की आंख फड़क उठी। उसका पहले का गुस्से वाला भाव अचानक एक अजीब मुस्कान में बदल गया। उसके लिए माफी चाहता हूं दोस्त। इससे पहले कि वह गिड़गिड़ाना पूरा कर पाता, एक बिजली की तेजी से घुटने का वार उसके पेट में लगा। उफ! जैसे ही आदमी ने अपना पैर वापस खींचा, आधा ओर्क अपने घुटनों पर गिर गया और जोर से खांसने लगा। कुछ दूरी से देखते हुए गॉस का चेहरा गंभीर हो गया। एक पेशेवर। आकार के अंतर को धता बताने वाली वह भयानक ताकत केवल एक पेशेवर की हो सकती थी। अविश्वसनीय रूप से मजबूत। गॉस ने उस किक को अपने दिमाग में फिर से चलाया। वह इतनी तेज थी कि वह उसे साफ साफ देख भी नहीं पाया था। यहाँ तक कि त्वरित सोच मोड एक्सेलरेटेड थिंकिंग मोड में प्रवेश किए बिना भी ये काफ़ी डराने वाला था। नंगी आंखों से मांसपेशियों की हरकतों को ट्रैक न कर पाना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लोग कहते थे कि पेशेवर इंसान के हथियार होते हैं। साधारण लोगों और उनके बीच वास्तव में एक दुर्गम खाई थी। यहाँ तक कि वंशानुगत रक्त शक्ति वाले आधे ओर्क भी एक साधारण किक को सहन नहीं कर सका। एक साधारण इंसान तो और भी बुरा हाल होता। नज़दीकी सीमा पर क्या मैं समय पर प्रतिक्रिया दे पाऊंगा? यह विचार गॉस के दिमाग में कौंधा। नहीं, वह जल्दी ही इस जवाब पर पहुंचा। यहाँ तक कि त्वरित सोच उसे हमले के रास्ते को समझने की अनुमति देती, तब भी उसका शरीर शारीरिक रूप से पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता।
एक निश्चित दूरी पर वह शायद एक जादुई मिसाइल हमला शुरू कर सकता था। लेकिन गॉस को चिंता थी कि प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए वह कास्टिंग के दौरान लक्ष्य लॉक हो सकता है। मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। नाइट आउल स्क्वाड के भीतर कुछ हद तक सफल महसूस करने के बाद गॉस ने एक बार फिर अपने असली स्तर को पहचाना। एक पेशेवर के खिलाफ वह शायद एक साधारण इंसान से ज़्यादा अलग नहीं था। भीड़ तितर बितर हो गई, परेशानी को आकर्षित करने के डर से अब कोई भी दर्शक नहीं था। गॉस भी मुड़ गया, अपनी गति तेज कर दी। ऐसा नहीं था कि वह दूसरों की तरह परेशानी से डरता था, उसे बस मजबूत होने की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। उन्हें जल्द ही एक और कमीशन लेना चाहिए। खटखट। रिसेप्शनिस्ट को ये बताने के बाद कि वह लेविन को ढूंढ रहा था, गॉस सराय की दूसरी मंजिल के कमरों में गया। कमरा 3। लेविन यहाँ लंबे समय से किराए पर रहता था। जल्द ही दरवाजे के पीछे से एक आवाज़ आई। कौन है? ये गॉस है। एक कुर्सी को खींचे जाने की आवाज़ के बाद लेविन ने जल्द ही दरवाज़ा खोल दिया। कमीशन के बारे में यहाँ आए हो? मैं तुम्हें ढूंढने ही जा रहा था। लेविन ने गॉस को अंदर आने देने के लिए एक तरफ कदम रखा। हालांकि उसका कमरा शानदार नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से सुसज्जित था। जब गॉस आया तो वह अपने हथियारों का रखरखाव कर रहा था। एक ओक की बड़ी ढाल मेज पर मोम, रेजिन, एक ब्रिसल ब्रश और एक छोटे लोहे के स्क्रैपर के साथ रखी हुई थी। मैंने आज तुमसे मिलने की योजना बनाई थी, लेविन ने ढाल के रखरखाव को फिर से शुरू करते हुए कहा। ये कहना चाहता था कि अगर कल भी धूप निकली तो हम एडवेंचर्स गिल्ड में मिलेंगे। चूंकि तुम यहाँ हो तो मेरा एक चक्कर बच गया। लेविन ने अंगड़ाई ली, जो दिनों की बारिश के बाद स्पष्ट रूप से बेचैन था। एक पेशेवर के कौशल बिना अभ्यास के खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन लेविन को फिर भी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे कि यूं ही पड़े रहना एक पेशेवर के रूप में आगे बढ़ने के उसके अवसरों को कम कर रहा था। क्या मैं दूसरों को सूचित करूं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं आज दोपहर खुद ही जाऊंगा। बाहर निकलने का एक अच्छा मौका है। गॉस थोड़ी देर और रुका, लेविन की ढाल के रखरखाव की तकनीकों को देखा। अपनी उत्कृष्ट याददाश्त के साथ उसने संतुष्ट होकर जाने से पहले साधारण रखरखाव के चरणों को जल्दी से याद कर लिया। अगले दिन अभी भी धूप थी। गॉस ने तैयार होकर सराय छोड़ दी। एडवेंचर्स गिल्ड हमेशा की तरह खचाखच भरा हुआ था। दीवारों पर सामान्य से भी अधिक कमीशन नोटिस लगे हुए थे। इस बार हमें कौन से मिशन लेने चाहिए? डॉयल ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े। मुझे लगता है कि मेरी क्रॉस स्लैश पूरी महारत तक पहुंचने वाली है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। तुम पिछले साल भी यही कहते थे, मेव ने बेजान होकर कहा। इस बार यह अलग है। पिछले साल भी तुमने यही कहा था। कई साहसी लोगों को अक्सर यह भ्रम होता था कि उनके कौशल पूरी महारत तक पहुंचने वाले हैं और गाइडेड पाथ चरण में प्रवेश करने वाले हैं। आखिरकार, स्पष्ट मात्रात्मक संकेतकों के बिना वे केवल व्यक्तिगत भावना पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन भावनाएं मनोदशा और व्यक्तिपरक विचारों के साथ बदलती थीं, जो अत्यधिक भ्रामक थी। बस ज़मीन से जुड़े रहो। सावधान, मैंने ऐसे साहसी लोगों के बारे में सुना है जिन्हें ये भ्रम होता रहा कि वे पाथ में प्रवेश करने वाले हैं जब तक कि उन्हें मानसिक अवसाद नहीं हो गया। ओलिवर ने डॉयल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। गॉस ने चुपचाप देखा, एक बार फिर आभारी महसूस करते हुए कि उसके कौशल की निपुणता स्पष्ट रूप से मात्रात्मक थी। ये कितना ज़्यादा शक्तिशाली लाभ था। C-46 डॉक और गायब हुए जलप्रेत। क्या हम बस पहुंचने ही वाले हैं? हाँ, बस मुझे देखने दो। दोपहर के समय जंगल में एक अंतहीन सी दिखती संकरी पगडंडी पर कुछ लोग एक बूढ़े घोड़े के पीछे पीछे, जो एक गाड़ी खींच रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गॉस चलते हुए चारों ओर का मुआयना कर रहा था, नज़ारों की तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिमाग में मौजूद नक्शे से उनकी तुलना करने के लिए। वह जहां भी चलता, उसके नक्शे का आसपास का इलाका रोशन हो जाता। इसलिए बाहर यात्रा करते समय वह आदत से मजबूर होकर उन जगहों या लैंडमार्क्स को नाम देता और चिन्हित करता जिनमें कुछ खास पहचान होती थी। इस वजह से नक्शे की जानकारी और भी बेहतर दिखती थी। इस समय ग्ररॉक टाउन के इलाके को छोड़कर बाकी का नक्शा बिल्कुल अंधेरा था। ग्ररॉक टाउन को केंद्र मानकर कई घुमावदार रास्ते रोशन थे, जिनमें से प्रत्येक कई गांवों से जुड़ता था। ये वो सभी जगहें थीं जहां वह पिछले मिशनों के दौरान गया था। यह नक्शा शुरू में बहुत उपयोगी नहीं लगता था, लेकिन जब आप पेड़ों के विशाल समुद्र या अंतहीन जंगल में खो जाते हैं और जहां कोई मानव निर्मित ढांचा दिखाई नहीं देता, तब आपको सचमुच पता चलता है कि आप कहां हैं और सबसे नज़दीकी शहर कितनी दूर है। आपको कभी भी खो जाने की चिंता नहीं होती। यह अपने आप में एक शक्तिशाली कौशल था, खासकर कम स्तर के साहसी लोगों के लिए। इसके अलावा, जब वह और अधिक ताकत हासिल करके पेशेवर बन जाएगा और ज़्यादा जटिल खंडहरों,
गुप्त स्थानों, काल कोठरी इत्यादि का पता लगाने में सक्षम होगा तो यह नक्शा और भी अधिक मदद करेगा। भूल-भुलैया, गुफाएं, भूमिगत दुनिया, समुद्री यात्राएं, चाहे कोई भी वातावरण हो, जब तक वह वहां से गुजर जाता, वह कभी भी अपना रास्ता नहीं खोएगा। एक जल स्रोत को लापरवाही से चिन्हित करने के बाद वह मानसिक नक्शे से बाहर आ गया। उसकी आंखों के सामने दूर एक विशाल नदी की चमकती हुई रूपरेखा दिखाई दी। यही उनके इस मिशन का गंतव्य था, एनिस नदी। इस बार उनका काम नदी के किनारे छिपे हुए लगभग 20 जल प्रेतों के एक समूह को खत्म करना था। टीम को डॉक के आसपास खोज करनी थी और राक्षसों को मारना था। ये भारी बारिश के बाद का उनका दूसरा मिशन था। पिछला वाला कब्रिस्तान में कंकालों को साफ करने का था। साधारण कंकाल अब तक के सबसे कमजोर राक्षस थे जिनसे वह मिला था। दुर्भाग्य से वे ज्यादा नहीं थे और गॉस ने पहले ही बहुतों को मार दिया था। अंत में केवल 8 ही मिले। इसके अलावा कंकालों से संबंधित कमीशन बहुत कम मिलते थे, इसलिए गॉस और बाकी लोगों के लिए यह मिलना सौभाग्य की बात थी। शायद इसलिए क्योंकि कंकाल इतने कमजोर होते थे कि ग्रामीणों को साहसी लोगों को पैसे देने की भी जरूरत नहीं होती थी, वे बस एक पिचफोक पकड़कर उनसे निपट सकते थे। वे राक्षसों के लिए एक तरह से शर्म की बात थे। सौभाग्य से उन 8 कंकालों ने गॉस के राक्षस मारने की संख्या को थोड़ा बढ़ाने में मदद की। अब वह कुल 50 राक्षसों को मारने के लक्ष्य से बस 10 ही दूर था। 10 राक्षस ऐसा कुछ लग रहा था जो एक ही मिशन में पूरा हो सकता था। सब लोग सावधान रहें। इस भारी बारिश से जल प्रेतों के अलावा कुछ अजीब जीव भी आ सकते हैं। लेविन ने हमेशा की तरह डॉक में औपचारिक रूप से प्रवेश करने से पहले चेतावनी दी। गॉस ने जवाब में सिर हिलाया। नदी में पहले से ही कई राक्षस छिपे थे और लगातार बारिश के कारण ये वास्तव में संभव था कि कहीं और से भी जीव यहाँ आ गए हों। नदी के किनारे डॉक के ऊपर एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव था। नीचे एक समतल लकड़ी का घाट था जहां डॉक पर दर्जनों छोटी नावें बंधी थीं। नावों के नीचे रंगीन जलीय पौधे लहरा रहे थे और सूरज की रोशनी पानी की सतह से होकर गुजर रही थी, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। नाविक, डॉक पर काम करने वाले और मछुआरे डॉक पर लगन से काम कर रहे थे। लगता है कुछ भी असामान्य नहीं है। ऊंची जगह से काफी देर तक देखने के बाद वे आसपास के नदी के किनारे का पूरा नज़ारा देख सकते थे, लेकिन जैसा कि कमीशन में बताया गया था, उन्हें कोई जलप्रेत छिपे हुए नहीं दिखे। चलो पहले सराय में पूछते हैं। समूह गांव की एकमात्र सराय की ओर बढ़ा। यह मिशन ग्रॉक टाउन के एक व्यापार गिल्ड द्वारा जारी किया गया था, जो इस डॉक को भी चलाता था। सराय उसी गिल्ड की थी। सराय में किसी को ढूंढना निश्चित रूप से सही कदम था। द मरफॉल्क टैवर्न। सराय के साइन बोर्ड पर मछली की पूंछ वाले निचले शरीर वाली एक सुंदर परी की तस्वीर थी। दिन के समय भी सराय पहले से ही शोरगुल से भरी हुई थी। काम करने वाले खाना खा रहे थे, व्यापारी शराब पी रहे थे और कुछ स्थानीय लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और जाम से जाम टकरा रहे थे। चर्रा। दरवाजे के कब्जों की कर्र कर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला, जिससे तेज धूप अंधेरी और शोरगुल वाली सराय में फैल गई। अचानक हुई हलचल ने अंदर मौजूद सभी का ध्यान खींचा। सबकी निगाहों के नीचे पूरी तरह से हथियारों से लैस पुरुषों और महिलाओं का एक समूह संतुलित, भारी कदमों के साथ सराय में दाखिल हुआ। उनका नेता एक गठीला आदमी था जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। आगे चलते हुए वह एक ठंडी, कठोर दीवार जैसा लग रहा था। उसके पीछे चल रहे लोग भी उतने ही डराने वाले लग रहे थे। उनकी उपस्थिति ने वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें हटाने और अपने अपने काम पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। पहले का शोरगुल वाला माहौल शांत हो गया, मानो किसी ने अचानक चुप्पी के लिए कहा हो। गॉस ने बिना कोई निशान छोड़े निरीक्षण किया और जानबूझकर लेविन को गंभीरता से देखा। उसने मन ही मन सोचा कि उसने कुछ सीखा था। ठीक से एक सख्त चेहरा बनाना दूसरों से अनावश्यक परेशानी को कम कर सकता था, खासकर सभी प्रकार के लोगों से भरी हुई सराय में। अगर आप बहुत आसानी से दबने वाले दिखते हैं तो शराबी गुंडे झगड़ा करने आ सकते हैं। उसे नहीं पता था कि सराय में दूसरों को वह और भी कम मिलनसार लग रहा था। चमड़े का कवच, गोल ढाल, कमर पर लंबी तलवार, उसकी चमकीली पन्ना जैसी आंखों को छोड़कर वह साधारण लग रहा था। लेकिन जो कोई भी उसकी नज़र से मिलता, वह अनजाने में अपने मन में एक अजीब दबाव को धीरे धीरे बढ़ता हुआ महसूस करता। ये साधारण लोगों पर 7 की मानसिक शक्ति रेटिंग के कारण होने वाला दबाव था। भले ही गॉस का ऐसा कोई इरादा न हो, पर कभी कभी ऐसा हो जाता था। आप ही वो साहसी लोग होंगे जिन्होंने कमीशन लिया है। मैं हार्वे हूँ, यहाँ का मालिक। नमस्ते। हॉल में कुछ देर खड़े रहने के बाद सराय का मालिक उनसे मिलने जल्द ही आ गया। आइए वीआईपी कमरे में बात करते हैं।
सराय के सामान्य कारोबार में खलल न पड़े, इसके लिए मालिक उन्हें वीआईपी प्राइवेट रूम में ले गया। हमें कोई जल प्रेत नहीं दिखे। क्या आपने नहीं कहा था कि नदी के किनारे करीब 20 छिपे हुए थे? गॉस ने दरवाजा बंद होने के बाद लापरवाही से पूछा। हे, गॉस का सवाल सुनकर सराय के मालिक हार्वे ने थोड़ा शर्मिंदगी दिखाई। उसकी नज़र से मिलने के बाद उसने एक अनकहा दबाव महसूस किया और चुपचाप अपनी नज़र हटा ली। पहले ऐसा था, लेकिन कल गांव के कुछ नाविकों ने थोड़ी शराब पी ली और शराब के जोश में जल प्रेतों को मारने चले गए। क्या उन सबको मार दिया? गॉस ने स्वाभाविक रूप से पूछा, ये सोचकर कि शायद उनकी यात्रा बेकार हो गई हो। हार्वे ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, कुछ नाविक घायल हो गए। उन्होंने 2 जल प्रेतों की लाशें छोड़ दी, लेकिन बाकी कहीं गायब हो गए। उसके बाद से वे नदी के किनारे दिखाई नहीं दिए हैं। कई व्यापारी जहाज जल्द ही यहाँ सामान उतारने के लिए रुकेंगे। योद्धाओं, क्या आप हमें छिपे हुए जल प्रेतों को जल्दी से ढूंढने और उन्हें पूरी तरह से खत्म करने में मदद कर सकते हैं? समूह ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। वे कुछ हद तक अवाक थे। वे शराबी लोग क्या कर रहे थे? सांप को क्यों छेड़ रहे थे? अब जल प्रेत डर गए थे और छिप गए थे, जिससे उनका काम बिना किसी वजह के और बढ़ गया था। शायद चुप्पी को देखकर हार्वे ने फिर से बात की। ऐसा करते हैं, मैं गिल्ड से एक अतिरिक्त कमीशन के लिए आवेदन करूंगा और आपको मुआवजे के तौर पर अतिरिक्त 20 चांदी के सिक्के दूंगा। ये सुनकर सब लोग फिर से सोचने लगे। जल प्रेत अपेक्षाकृत ज्यादा इनाम वाले राक्षस थे, यही वजह थी कि उन्होंने ये काम चुना था। मूल कमीशन प्रति जल प्रेत 1 चांदी का सिक्का था। अब अतिरिक्त 20 चांदी के सिक्कों के साथ साथ जल प्रेतों से संभावित लूट भी मिल सकती थी, जिससे कुल इनाम 60 चांदी के सिक्कों या उससे भी ज्यादा हो सकता था। इसका मतलब प्रति व्यक्ति 10 चांदी के सिक्कों से ज्यादा हो सकता था। ईमानदारी से कहें तो एक ही मिशन से 10 चांदी के सिक्कों से ज्यादा कमाना काफी बड़ी बात थी। हमें इस पर और चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, जब आपका फैसला हो जाए तो मुझे बता देना। हार्वे ने उन्हें बात करने के लिए जगह देते हुए चतुराई से कमरा छोड़ दिया। आपका क्या ख्याल है? अतिरिक्त 20 चांदी के सिक्के इसे जारी रखने लायक बनाते हैं। इसके अलावा हम जल प्रेतों से बहुत सारी लूट भी हासिल कर सकते हैं। उनके हथियार, जहाज के मलबे से इकट्ठा की गई सामग्री, यहाँ तक कि उनके पित्ताशय, आंतरिक अंग, जीभ और दिमाग का इस्तेमाल जहर बनाने की सामग्री के लिए किया जा सकता है। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलो मिशन को आगे बढ़ाते हैं। लेविन ने सभी की राय इकट्ठा करने के बाद सिर हिलाया। लेकिन सब लोग सावधान रहना, मुझे इस बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। पास पहुंचने के बाद से लेविन को अपनी छाती में कसाव और अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक ढाल सैनिक के रूप में उसकी सहज वृत्ति फिर से काम कर रही थी, लेकिन वह ठीक से यह नहीं बता सका कि उस भावना का क्या मतलब था, इसलिए उसने फिर से टीम को सावधान रहने की चेतावनी दी। सबने सिर हिलाया, लेकिन उसकी बेचैनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार लेविन उन्हें अक्सर इस तरह याद दिलाता रहता था। गॉस अभी भी यह सोच रहा था कि क्या वह इस बार आखिरी 10 राक्षस को मारने का लक्ष्य पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत कर सकता है। कुल मारे गए राक्षस 40/50। राक्षस के प्रकार 3/5 गॉब्लिन, स्लाइम्स, साधारण कंकाल।